नमस्कार, मैं अमित काले न्यूज़ डंक का हिंदी में आप सभी का मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज न्यूज़ डंक के स्टूडियो में एक मुंबई की हस्ती जाने माने डॉक्टर नीलेश दोशी जी हमारे स्टूडियो में आ गए हैं और विविध विषय पर वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मुझे अभी भी मालूम हो गया कि आप अमेरिका गए थे कुछ दिन पहले और उधर आपका एक लेक्चर था। हजारों डॉक्टर उधर के आपका लेक्चर सुनने के लिए आए थे। तो शुरुआत में आप उसके बारे में कुछ बात रखें। मुंबई से जब मैं अमेरिका गया तब अमेरिका में एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉलन एंड रेक्टल सर्जरी का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉलन एंड रेक्टल डिजीज़ के ऊपर ही सब कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स और उनके मैगज़ीन्स ये सब पब्लिश करते हैं। अच्छा। उन लोगों की 125 साल की सालगिरह थी। अच्छा। उसका ये सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस था जो कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के बाजू में बाल्टीमोर करके सिटी है, वहाँ पे बाल्टीमोर कन्वेंशन सेंटर में ये प्रोग्राम था। इस ऑर्गेनाइजेशन के करीब 4000 डॉक्टर्स हैं मेंबर्स। उन लोगों की इस इवेंट के अंदर करीब 2500 डॉक्टर्स 53 कंट्रीज से आए हुए थे और वह सब लोगों ने कोलोरेक्टल डिजीज़ में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और ये जो समस्याएं हैं ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरह है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल के ज़माने में काफ़ी कॉमन है और वह कॉमन डिजीज़ के अंदर ये एक बीमारियाँ कोलोरेक्टल डिजीज़ में भी आती है। और उस संदर्भ में मेरे को वहाँ पे एक लेक्चर देने के लिए या तो मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन जो था वो करने के लिए मेरे को आमंत्रित किया गया था, जो कि आयुर्वेद जगत में से आयुर्वेद का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो वैसा ये पहला इवेंट था। आज तक वह सोसाइटी ने कभी भी आयुर्वेदिक स्पीकर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया हुआ था। मैंने जब मेरा खुद का जो पूरे 35 साल का जो एक्सपीरियंस है उस अनुभव को एक निचोड़ बना के जब उन लोगों के पास भेजा कि भाई मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं ये पाइलोनेडल साइनस बीमारी के ऊपर एक मेरा जो रिसर्च वर्क है वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे को परमिशन देंगे? अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको इस विषय के बारे में परमिशन देनी चाहिए तो मैं मेरा रिसर्च वर्क जो है वो आपको भेजता हूँ। तब उन्होंने मेरे को बताया कि सब मेरी जो 32 साल में जो भी काम किया हुआ था उसका पूरा प्रोफाइल मंगवाया, वो पूरा प्रोफाइल भेजा मैंने और उसके बाद में उन लोगों को इस विषय के ऊपर काफ़ी दिलचस्पी हुई और वो दिलचस्पी होने के बाद में उन लोगों ने मेरे को ये बताया कि पहले आप हमको आपका एक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि एक कहते हैं एक संक्षिप्त आपका जो रिसर्च वर्क है उसको हमको आप भेजिए। हमारी कमेटी जो है उसको रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आपको बुलाना है या नहीं बुलाना है। अच्छा। तो वह जो मेरा वर्क था वो मैंने भेजा और वो भेजने के बाद में उन लोगों ने उसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद में उन लोगों को ये काम जो है वो काफ़ी सराहनीय लगा। इसलिए ये आयुर्वेद को पहली बार वहाँ पे एक मंच पर आके उनका पेपर एक्सेप्ट करके एक प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया। पाइलोनेडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो यंग बच्चों में होती है। करीब ये 15-16 साल के बच्चे से लेके करीब 25 साल की उम्र के बीच में ये बीमारी सर्वाधिक रूप से होती है। यह बीमारी में
कमर के नीचे के भाग में, मतलब कि नेटल रीजन के अंदर फोड़ी बन जाती है और उसमें से पस निकल के नाड़ी व्रण जैसा, या जिसको हम नासुर बोलते हैं, उस तरह का बीमारी हो जाता है। ये बीमारी काफ़ी कुछ लोगों में वहाँ नेटल रीजन में उसके आजू बाजू के बाल जो है वो जमा हो जाने की वजह से ये बीमारी होती है। और यही बीमारी के संदर्भ में मेरा जो रिसर्च वर्क है उसके लिए अमेरिका में मेरे को प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया गया था। ये तो आपका भी गौरव है, आयुर्वेद का भी है और वैसे भारत का भी गौरव है। ये आपके लेक्चर के बाद उधर के जो डॉक्टर थे उनका अनुभव क्या रहा? आपके लेक्चर सुनने के बाद उनकी रिएक्शन क्या रही? उनको ये सब आयुर्वेद और ये सुनकर, क्योंकि उनके लिए ये सब नया था। आयुर्वेद के क्षार सूत्र के बारे में उन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी थी, मगर वो लोग के पास इतना अच्छा ज्ञान नहीं था, उतना अच्छा उनके पास जानकारी नहीं थी। तो वो चीज़ को लेते हुए वो लोग काफ़ी डरे हुए थे और उन लोगों को काफ़ी मन में शंका कुशंकाएँ थी कि भाई ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उस दृष्टिकोण से जब मैंने ये पेपर का मेरा वर्क भेजा और जब उन लोगों ने मेरे को सुना, तब मेरे जो मॉडरेटर थे वो मॉडरेटर खुद ताज्जुब हो गए कि क्या ये सिस्टम से इतने सारे अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं क्या। हाँ हाँ। और हम खुद जब ये पाइलोनोडल साइनस बीमारी का ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारी तरीके हैं इसको ट्रीट करने के, मगर हमारी सफलता जो रहती है वो करीब 75% से 80% तक ही रहती है, कभी उससे ज़्यादा नहीं रही है। मेरे मॉडरेटर जो है वो खुद वहाँ की जो जर्नल है DCA&R, मतलब कि डिजीज़ ऑफ कॉलन एंड रेक्टल, उसकी रिव्यू कमेटी के वो मेंबर है और उनका खुद का मानना है कि भाई इस बीमारी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं हो सकता है। जबकि आयुर्वेदिक क्षार सूत्र की बात आई और उसके रिज़ल्ट्स जब उन्होंने सुने तो वो लोग सब आश्चर्यचकित हो गए और उन लोगों ने मेरे को काफ़ी इम्प्रेस होके ये भी कहा है कि इस वर्क को आप हमारे पास अच्छी तरह से पेश करिए, हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये लोगों को जानकारी मिले हमारे माध्यम से कि भाई ये बीमारी के लिए ये जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जो क्षार सूत्र का जो रोल है पाइलोनोडल साइनस बीमारी में, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट है वो सबको मालूम पड़े, वैसा हम करना चाहेंगे। वैसे मैंने भी सुना है आपके यहाँ हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट हैं जो बाहर से, फॉरेन से आते हैं और यहाँ आपके पास ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अमेरिका जैसा एक इतना प्रगत शहर है, इतना प्रगत देश है, वो इतनी टेक्नोलॉजी साइंस उधर है, लेकिन इसके बारे में कोई ऐसा 100% आज तक नहीं हुआ है। यह बीमारी के लिए आज के समय में करीब 12 से 13 तरह की ट्रीटमेंट जो है वो अमेरिका में भी उपलब्ध है, मगर कोई भी पद्धति जो है वो 100% सफल चिकित्सा दे सके वैसी नहीं है। उन लोगों का खुद का मानना है कि कोई भी सिस्टम है वो जो रिज़ल्ट देता है वो 60% से लेके 80% तक ही देता है। उसमें जो मुख्य रूप से जो सर्जरीज जो होती है पाइलोनोडल साइनस में, उसमें पहले ये होता है कि सिर्फ उसको चीरा लगा के छोड़ दिया जाता है, एक ये सर्जरी होती है। दूसरी सर्जरी में चीरा लगा के उसको तुरंत टाँके लगा दिया जाता है, जिसको कि बोलते हैं कि प्राइमरी सुचरिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये इससे भी ठीक नहीं होता है तब जेड प्लास्टी करके सर्जरी होती है। अभी के समय में एक लिम्बर्ज फ्लैप सर्जरी या रोम्बॉइड फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, वो भी होती है। इसके अलावा अभी लेज़र्स भी
इसके अंदर में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। इसके अलावा एक बास्कोम करके एक सर्जरी है, वो भी होती है, मगर सबका रिज़ल्ट जो है वो ओवरऑल 75 से 80% तक ही रहता है। तो आज भी इतना एडवांस कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड भी जैसे हम बोले तो भी इतना अच्छा जो क्षार सूत्र का जो रिज़ल्ट है वैसा रिज़ल्ट कहीं पे भी नहीं है। हाँ, मगर ये भी ज़रूरी है कि क्षार सूत्र करने वाला डॉक्टर, उसका अनुभव और ये सब चीज़ें भी काफ़ी कुछ मायने में रखती है। इसके अलावा इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सिर्फ सर्जरी करके पेशेंट का हीलिंग हो जाए उस तब तक ही हम उसको नहीं ध्यान में रखते हैं। उसके बाद में भी 6 महीना से साल भर तक उसके हम काफ़ी कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो बीमारी दोबारा नहीं हो जाए। समाज में इसका जो प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण है और उसकी भयानकता जो क्या है, भयानकता क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि ये डिसीज से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ उल्टे सीधे निर्णय भी लेते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलते? हाँ, ये जो आप जो कह रहे हैं वो पाइलोनल साइनस बीमारी के अंदर में ये नहीं होता है। ये बीमारी में ये होने का चांसेस बहुत कम होता है। अच्छा। मगर फिस्चुला मतलब कि भगंदर जो बीमारी है, हाँ, उसके अंदर ये इसके बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जिसमें कि लोग यहाँ तक कि सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उसका कारण ये है कि जो आज के समय में भी जो कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला माने जाते हैं, वो सब फिस्चुला के अंदर भी रिज़ल्ट अच्छे कन्वेंशनल सर्जरी से नहीं मिलते हैं। तो बार बार सर्जरी कराने से आदमी जो है वो थक जाता है, उसके पेन से थक जाता है। दूसरा, वो फिस्चुला के अंदर पस डिस्चार्ज कंटिन्यूस होता है। तो समाज के अंदर जाने का जब रहता है तब उनको एक स्टिग्मा हो जाता है। ये स्टिग्मा हो जाता है कि अगर कहीं कपड़े मेरे ख़राब हो गए और कोई किसी ने देख लिया तो आदमी को उसका एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है, और वो सोशल स्टिग्मा की वजह से, दर्द की वजह से आदमी को सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। और यह सुसाइडल टेंडेंसी जब डेवलप होती है तब ये एक भयानक स्वरूप धारण कर लेती है और आदमी को कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और हमेशा के लिए वो एक साइड में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है और डिप्रेशन में चला जाता है और अंतिम स्वरूप लेके आत्महत्या तक भी सोचने लगते हैं। मगर यही चीज़ जब हम क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट उसे ठीक हो जाता है और वो ठीक होने के बाद में उसके चेहरे पे, उसके फैमिली के चेहरे पे जो खुशियाँ होती है, जो मुस्कान होती है, मेरे को मालूम है कि जिस दिन मैं पेशेंट को बोलता हूँ क्षार सूत्र चेंज करने के बाद में, क्षार सूत्र ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि फिस्चुला में और पाइलोनल साइनस में हर हफ्ते में थ्रेड चेंज किया जाता है। और वो जब थ्रेड चेंज करते हैं तो वो जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाता है तब तक ये चेंज करने का रहता है। जिस दिन वो लास्ट थ्रेड रहता है और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आज आपका ये आखिरी थ्रेड है या अभी आपका थ्रेड निकल गया है, उस दिन उसकी वो खुशी जो रहती है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं ना जैसे जंप ऑफ जॉय, वो आदमी उछल पड़ता है, कूद जाता है, उतनी खुशी उसके चेहरे पे आ जाती है और तुरंत हमारे पैर में पड़ जाता है। चॉकलेट्स लेके आएगा, स्वीट्स लेके आएगा और पैर में पड़ जाएगा कि सर आपने मेरी ज़िंदगी संवार ली है, बचा लिया है मेरे को। ये बहुत फिस्चुला बीमारी छोटी है मगर वह बीमारी एक लेट्रिन के रास्ते की सबसे ख़राब बीमारियों में से एक है, पेनफुल बीमारी है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो तो आदमी उसके ठीक होने के बाद में हमेशा यही बोलता है
कि मेरे दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, ऐसी भयानक बीमारी है ये। एक एग्जाम्पल, आप नाम मत बताइए, लेकिन एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या कि पेशेंट इस हद तक गया था और आपके पास आने के बाद ये पूरा चेंज हो गया? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हाँ। एक नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं और काफ़ी नामी लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। काफ़ी बुद्धिमान लोग, धनवान लोग, ये सब भी इसमें शामिल बीमारी रहते को हैं। कोई धनवान या उससे बुद्धिमान का कोई संबंध नहीं रहता है। और एग्जाम्पल देने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अपने ही बोरीवली एरिया के एक बहुत बड़े राजकीय नेता थे, उनको भी ये तकलीफ़ थी। उनकी खुद की हालत सुसाइडल टेंडेंसी तक चली गई थी। अरे बाप रे। सिमिलरली ऐसे, मतलब मैं बोलूँ तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी का नाम और किसी की पहचान नहीं, वो देना हमारे लिए नहीं, वो सही नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था। इसका जो प्रमाण है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? कितना प्रमाण रहता है समाज में परसेंटेज में, और उसका कारण क्या रहता है? इन जनरल हम एनोरेक्टल डिजीज़ की जब बात करते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की जब बात करते हैं, तो ये माना जाता है, ये प्रूव हो चुका है कि 50% ऑफ द पीपल बाय द एज ऑफ देयर 50 हाँ, सफर्स फ्रॉम पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। मतलब कि 100 आदमी को हम लेते हैं, उसमें से 50 आदमी उसकी 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक इसमें से कोई ना कोई बीमारी उसको 100% हुई रहती है। इतना ज़्यादा मात्रा में ये बीमारी का फैलाव है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका चर्चा इतना नहीं होता जितना कैंसर का होता है, हार्ट अटैक का होता है, और मतलब ये जो इसका इतना ये नहीं होता कि इसका मेन कारण यह आपने है, बोला 50%, तो मैं शॉक हो गया अभी। हाँ, इसका मेन कारण यह है कि हम समाज से साई करते हैं। बराबर। ये बीमारी हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और वो बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो छोटी सी तकलीफ़ जो रहती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ के उसमें से ऐसी भयानक वो स्वरूप ले लेता है। अच्छा। तो सोशल स्टिग्मा जो है वो एक चीज़ है। दूसरी, मैं आज का ही एग्जांपल दूं। हाँ। हम ये मानते हैं कि फीमेल पेशेंट्स जो रहते हैं वो मेल पेशेंट से एग्जामिनेशन से साई करते हैं, या फीमेल पेशेंट से वो ये सोचते हैं कि हमको ये बीमारी है, किसी को नहीं बतानी है। मगर आज का ही मैं एग्जांपल दूं, 53 और ओल्ड मैन, वो खुद इतना शर्माता था कि 20 साल से ये बीमारी के बारे में उसके मिसिस को भी इवन नहीं बताता था। अरे बाप रे, 20 साल से 20 साल से सहन कर रहा है वो। सहन कर रहा है। और उसके बाद में भी जब आज वो आया तो बोलता है कि नहीं, आप लेडीज स्टाफ नहीं होना चाहिए आपके साथ में। तो इतना लोगों को शर्म लगती है ना, तो शर्म के हमारे बीमारी को, जो बीमारी थोड़े दिन में दवाई से ठीक होने वाली रहती है, ऑपरेशन तक जाती है, ऑपरेशन भी तक चली जाती है, और उसमें से भी ये भगंदर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती है लोगों को। तो समाज में अभी आप बता रहे हो 50 उम्र के बाद 50% लोगों को ये होता ही है, ये आपका दावा है? दावा नहीं है, ये जो है वो Statistics है। स्टेटिस्टिक वर्ल्ड की सबसे, हम बोले ना कि कोलोरेक्टल डिजीजेस के अंदर जिसको बाइबल बोले, हाँ हाँ, गीता बोले, ऐसी बुक है गोलीघर। अच्छा। वो गोलीघर की बुक जो है, उसमें जो उन लोगों ने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, उसका ये डाटा है। ये मेरा खुद का भी डेटा नहीं है। वही तो पब्लिक ने
चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लड़के हो, बच्चे हो, ज़्यादा उम्र वाले, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि आज के समय में ये सब जो बीमारी होने का जो कारण है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम आज के समय में जो खाना खाते हैं, काफ़ी जंक फूड खाते हैं, इरेगुलर खाना खाते हैं, पानी हम टाइम पे नहीं पीते हैं। हम एक बार कंप्यूटर पे बैठ गए, हमको मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, मैंने पानी पिया है या नहीं पिया है, बराबर है। तो इंटेक जो है वो लिक्विड इंटेक जो है वो कम हो जाता है। फाइबरस फूड जो है वो हमारा एकदम कम हो गया है, क्योंकि हम जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव वड़ा, ये सब चीज़ें खाते हैं। उसमें भी उसके चटनी और सॉस वो इतना स्पाइसी और ये सब रहता है। मैंने सुना है आपके केबिन में आपने एक वड़ा पाव का ऐसा एक स्टैचू लगा के रखा है। मैंने देखा नहीं, कभी मैं आया नहीं, लेकिन मैंने सुना है। हाँ। और जो पेशेंट आता है वो देखता है वड़ा पाव, तो आप बताते हो ये खाने का नहीं है इसलिए रखा है उधर। मैं इसके संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि जब मेरा एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलता है कि मैं आज ये डॉक्टर के पास गया था, तो पूछते हैं क्या मलाडिस्ट में गए थे? बोले हाँ। देवांगी हॉस्पिटल में गए थे? तो भी उसको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर ये जब ये बोलेंगे अरे उनके टेबल पे वो वड़ा पाव का ये है क्या स्टैचू, बोले हाँ। तो बोले हाँ, तो आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। हाँ। और वो मुंबई का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। ऐसा एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से वार्तालाप करते हैं ना, तब तो इस तरह से मेरी इंट्रोडक्शन वो वड़ा पाव का हो गया है। और दूसरा कारण मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि जो लाइफस्टाइल जो है उसमें हमको टाइम की पाबंदी भी बहुत है। टाइम की पाबंदी की ऐसा रहता है कि भाई, मैं मुंबई की बात करूँ तो मेरे एक न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड है, डॉक्टर सिरसात करके। अच्छा। वो उनके साथ में मेरी एक बार आपके साथ जैसे बातचीत हो रही है वैसे नॉर्मल बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी मेरे को यही सवाल पूछा था। तो मैंने बताया उनको कि मुंबई में ये बीमारी होने का एक कारण लोकल ट्रेन है। वो बोले तुम क्या बात करता है, लोकल ट्रेन क्या कोई इसका कारण हो सकता है क्या? मैं बोला हाँ। बोले नहीं तुम झूठ बोलता है, ये नहीं हो सकता है। बोला नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सही है। बोले कैसे? तो रात को 12 बजे मैं सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ मुंबई की लाइफ के अंदर, सवेरे 6 बजे उठता हूँ और मेरे को 6:51 की लोकल पकड़नी है। तो मेरे पास जो समय है सवेरे में, वो समय के अंदर मेरे को ब्रश लेके पूरा सब जो कार्यक्रम है वो निपटा के रिक्शा या बस पकड़ के या बाइक लेके मैं रेलवे स्टेशन पहुंचना है और मेरे को 6:51 की ट्रेन पकड़नी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को उसी समय के दौरान मेरी जो रोजिंदी सोच की क्रिया है वो भी कर लेनी है। तो मेरे को अगर स्टूल पास करने का अर्ज है या नहीं है तो भी मैं बैठ जाता हूँ, ताकत लगा देता हूँ और वो ताकत लगा के मैं मेरा सब शेड्यूल जो है वो 20-25 मिनट में निपटा के घर से भाग के ट्रेन पकड़ ला। तो वो जो ताकत लगाने का है, स्ट्रेनिंग करने का है, वो सबसे बड़ा इस बीमारी का दुश्मन है। अच्छा। और वो कारण है। अच्छा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ लोकल ट्रेन पकड़ना वो तो एक उसका एक एग्जाम्पल है, बराबर। मगर जैसे वो मुंबई की जीवादोरी मानी जाती है ना, वैसी ये बीमारी के लिए भी वो एक कारण जैसा बन गया है। बराबर। तो जब मैंने ये मेरे दोस्त को बताया तो वो कन्विंस हो गए और तब से वो जब भी मेरे को मिलते हैं तो वो हमेशा बोलता है कि नीलेश तुम्हारी ये बात मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगी। सही बात है। और एक मेरा प्रश्न था कि ये 4 सूत्र अभी आपने सब बताया, वेज नॉनवेज खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, वेज खाने वाले, उस एक संभ्रम है उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताओ ना। देखो ऐसा मैंने जैसे आपको बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसमें हमको क्या ध्यान रखना है
फाइब्रस फूड लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, सलाड्स लेना है और लिक्विड्स अच्छी मात्रा में लेनी है। अभी ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि मैं वेज ही खाऊंगा या मैं नॉन वेज ही खाऊंगा। दूसरी बात यह है कि वेजिटेरियन लोगों को ये बीमारी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बीमारी तो सबको होती है, वेजिटेरियन को भी होती है, नॉन वेजिटेरियन को भी होती है। मगर हमको एक बैलेंस रखने का सीखना चाहिए। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाने के साथ में, चाहे मैं नॉन वेज लेता हूँ, चाहे मैं ड्रिंक्स करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो वह जब नॉन वेज खाता हूँ तो उसके साथ साथ में मेरे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे को उसके साथ साथ में उतना ही फाइब्रस फूड भी लेना चाहिए। अच्छा। वो लिया तो नॉन वेज खाने से भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और अगर वेजिटेरियन खाने में मैं सिर्फ जंक फूड ही खाता रहूँगा तो ये होने तो वाला ही है। तो ना तो इसको अभी आज के समय में एज से संबंध है, ना तो इसको वेज नॉन वेज से संबंध है, मगर हमारी एज ए होल लाइफ कैसी है उसके ऊपर ये सब चीज़ें निर्भर है। ऑफ कोर्स बुक्स में बताया गया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से ये बीमारी होती है, और नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसको कॉलोन एंड रेक्टल की बीमारियां होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये ज़्यादा होने का चांस रहता है। और बगंदर जैसी बीमारी जैसे मैंने बताया, तो उसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रॉन्स फिश जो है उसको सबसे बड़ा कारण माना गया है एक। अच्छा। तो जो ऐसा नहीं है कि फिस्चुला जो है वो वेजिटेरियन लोगों को नहीं होता है, मगर नॉन वेजिटेरियन लोगों को जिस उसमें से भी जो प्रॉन्स फिश खाने वाले लोग जो रहते हैं ना, उसको ये बीमारी होने का चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ऐसा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, कई प्रश्न के उत्तर दिए, और हमारे श्रोताओं को, हमारे जो प्रेक्षक वर्ग है, मुझे आशा है कि आपका ये सब सुन के वो कुछ ना कुछ अपने जीवन पद्धति में बदलाव करे और ये जो डिसीज है उससे बचे। तो धन्यवाद, आप आए। नमस्कार। मैं सिर्फ अंत में इतना कहना चाहूँगा दर्शकों को जी। कि आप लोग सब इतना 3-4 टिप्स को ध्यान में रखिए। एक, खाना हो सकता है तब खाना और सोना रेगुलरली करने का कोशिश करिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी जब भी होती है तब उसको निग्लेक्ट नहीं करते हुए, नहीं शर्माते हुए उसका तुरंत इलाज करें, ताकि वो बीमारी आगे नहीं बढ़े और आपको आगे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। यही टिप्स के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।